नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से भारत अमेरिका रिश्ते में क्या बदलेगा? दौरे को लेकर अमेरिका में इतनी बेताबी क्यों है? दुनिया भी प्रधानमंत्री के विजिट का इंतजार क्यों कर रही है? क्या वर्ल्ड डिप्लोमेसी के मोर्चे पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने वाला है? क्या विश्व का सामरिक ताना बाना प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात से बदल जाएगा? इस खास टेली सीरीज में इसी सवाल के जवाब को तलाशेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में भारत और अमेरिका की दोस्ती का झंडा बुलंद है। इसीलिए टेली सीरीज का नाम है जानी दोस्त, बॉन्ड ऑफ टाइटन्स, जिसके पहले एपिसोड में देखिए वक्त, द फ्रेंडशिप ठग। इकतीस जुलाई 2022 सुबह 6:18 काबुल, अफगानिस्तान। घर की बालकनी में एक शख्स खड़ा था। उसे यहां कोई नहीं जानता था। अचानक आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई पर मंडराते एक ड्रोन से घातक R9X हेलफायर मिसाइल फायर हुई और अपनी बालकनी में खड़ा वो शख्स मौके पर ही ढेर हो गया। चंद मिनट बाद यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने एक खास ऑपरेशन में अल-कायदा चीफ आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराया। FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अमेरिका का दुश्मन नंबर 1, 9/11 हमले का ऑपरेशनल ब्रेन, मास्टरमाइंड अल जवाहिरी का पलक झपकते ही अंत हो चुका था। चूहों की तरह सुरंगों और पहाड़ी बंकरों में छिपने में माहिर जवाहिरी का खात्मा हो चुका था। आप सोच रहे होंगे कि करीब 1 साल पहले की यह कहानी हम आज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो जो अदृश्य चीज कुख्यात जवाहिरी को काबुल में मारने आई थी, वो दुनिया का सबसे ताकतवर MQ-9 रीपर ड्रोन था। आज तक ये ड्रोन सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास ही है, लेकिन अब यही आसमानी बाज हिंदुस्तान को मिलने वाला है और यही भारत अमेरिका के सामरिक रिश्तों के बदलने की कहानी है। जून 2023, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। 21 से 24 जून तक वो पहली बार स्टेट विजिट पर अमेरिका में रहेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन के विशेष मेहमान होंगे। बाइडेन खुद उनके सम्मान में प्राइवेट डिनर देंगे। इसी दौरान भारत अमेरिका के बीच कई ऐतिहासिक समझौते होंगे। इन्हीं में सबसे बड़ा सौदा MQ-9 रीपर अटैक ड्रोन को लेकर होगा। भारत अमेरिका के बीच ऐसे दर्जनों हमलावर प्रीडेटर ड्रोन खरीद की डील पर अंतिम मोहर लगेगी और रॉयटर्स के मुताबिक MQ-9 सीरीज के ड्रोन खरीदने के लिए भारत 24,600 करोड़ की बिग डील पर अपनी सहमति देगा। 18 सितंबर 2016 सुबह 5:30 उरी, जम्मू कश्मीर। यहां भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर टेरर अटैक हुआ था। जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के इस कायरतापूर्ण हमले में देश के 19 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। कई जवान घायल हुए थे। आतंकियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे। आतंकवादियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। चारों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया था। इस हमले से पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ उबल पड़ा था, बदले की आग में जल उठा था। 28-29 सितंबर 2016 आधी रात का वक्त, पीओके में 3 किलोमीटर अंदर। उरी हमले के 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बनाई। 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। यह पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ पीओके में
सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और जैश आतंकियों के अड्डे को तहस नहस कर दिया। उस वक्त भारत के इन शूरवीरों की पूरे देश ने जमकर प्रशंसा की। दुश्मन से बदला लेने वाले बदले हुए भारत की पराक्रमी झलक दुनिया ने देखी। हालांकि उस समय ही जनता से लेकर सरकार के मन में इन शंकाओं ने भी जन्म लिया कि ये दांव अगर उल्टा पड़ जाता तो क्या होता। ये वही वक्त था जब पहली बार ऐसी मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने का ख्याल आया। 15 जून 2020 आधी रात का वक्त, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी। LAC पर चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। उसके सैनिक घुसपैठ के लिए आगे बढ़े। इस दौरान भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 और चीन के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए। उस समय के बाद से आसमान से चीन की गतिविधियों पर निगरानी के लिए भारत को तीसरी आंख की सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी। इसी कड़ी में 2020 में ही भारतीय नौसेना को समुद्री सीमा की निगरानी के लिए यूएस से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन 1 साल के लिए किराए पर मिले थे। बाद में इसका लीज टाइम बढ़ा दिया गया था, लेकिन ये MQ-9 का सर्विलांस वर्जन था और भारत को इसका अटैक वर्जन अमेरिका से चाहिए था, जो अब जाकर संभव हो पा रहा है पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से। भारत इस ड्रोन की पूरी डील के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसके कई पार्ट्स यही बनाना चाहता है। अमेरिका इसके लिए अब तक राजी नहीं था, लेकिन सूत्रों की माने तो पीएम मोदी के दौरे पर इन्हीं शर्तों के साथ ये डील पक्की होने की संभावना है। इसके संकेत दिल्ली में बीते दिनों हुई हाई लेवल मीटिंग से भी मिले थे। 5 जून को अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली आकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। 14 जून को भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और अमेरिकी NSA जैक सलिवन की मुलाकात हुई थी। इसी दौरान सलिवन विदेश मंत्री S जयशंकर से भी मिले थे। उन्होंने तब एक सम्मेलन में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से जुड़ी कई बातें एक पृष्ठ पर सिर्फ बुलेट पॉइंट नहीं है और प्रेसिडेंट बाइडेन खुद भारत के साथ सामरिक रिश्तों में सारी बाधाएं तोड़ देना चाहते हैं। वक्त बदल चुका है। आज का हिंदुस्तान ना तो आंख झुका के बात करता है और ना ही उठाकर। अब भारत ने दुनिया की आंख में आंख मिलाकर बात करना सीख लिया है। लेकिन ये ताकत आई कहां से? ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इस सवाल का जवाब सीधा है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और वो दुनिया के लिए विकास इंजन की तरह है। ऐसे तरक्की करते देश के साथ संबंधों की गर्मजोशी सभी मुल्कों के लिए फायदेमंद होती है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड दम, अ न्यू डॉन। उन्नीस जून 1981 श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये वो वक्त था जब भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए सिर्फ टेलीफोन और टेलीप्रिंटर जैसी सुविधा उपलब्ध थी। इस दौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने हौसलों से आसमान में उड़ान भरने की कोशिश शुरू की। भारत ने एप्पल नाम के एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। लॉन्चिंग के लिए पेलोड या रॉकेट को बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा। तब भारत की इस कोशिश का अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने काफी मजाक उड़ाया। 1981 में बैलगाड़ी से शुरू हुआ भारत की सफलता का ये सफर 2013 में मंगल तक जा पहुंचा। नवंबर 2013 में
भारत ने अपने पहले प्रयास में मिशन मंगलयान के जरिए लाल ग्रह को फतेह कर लिया। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल प्रक्षेपण। आज जो अमेरिका बाहें फैलाकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, इसी अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदुस्तान के मिशन मंगलयान का एक कार्टून के जरिए मजाक उड़ाया था। कार्टून में दिखाया गया कि एक किसान की भूमिका में एक शख्स गाय लेकर एलिटिस्ट स्पेस क्लब का दरवाजा खटखटा रहा है और अंदर एलीट क्लास के कुछ लोग बैठे हुए हैं। हालांकि अखबार के इस कार्टून की काफी आलोचना हुई और बाद में उसे माफी मांगनी पड़ी। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल प्रक्षेपण। आज अगर भारत के स्पेस मिशन की ही बात की जाए तो 13 जून 2023 को भारत में बने पहले प्राइवेट सैटेलाइट ABA फर्स्ट रनर AFR को SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को अजीस्ता BST एरोस्पेस ABA ने बनाया है, जिसका मकसद वर्ल्ड मार्केट के लिए भारत में बड़े पैमाने पर सैटेलाइट का निर्माण करना है। जून 2023, वॉशिंगटन, US। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। आज जब पीएम मोदी 21 जून को US दौरे पर जाने वाले हैं, तो उससे पहले उसी अमेरिका की सांसद कह रही हैं कि भारत उनके लिए कितना अहम है। A lot of people don't realize how important India is. I think that's why it's important for Prime Minister Modi to be here and have these consequential conversations. Anybody who's not thinking about the importance of India doesn't realize the strength in numbers, the amount of industrial base, the amount to produce things that China produces simultaneously, but from a much more friendly venue. Somebody who's following the World Trade Organization rules rather than breaking them. Somebody who doesn't have a global dominance in mind, but actually working with other countries to mutual benefit. बीते सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, ये उसी का परिणाम है कि सुपर पावर अमेरिका भारत के साथ तकनीक, रक्षा और स्पेस हर क्षेत्र में सहयोगी बनने को तैयार है। 5 जून 2023, नई दिल्ली। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चा के बीच US डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात की। रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई। इसका मतलब ये है कि सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका अब स्पेस और परमाणु तकनीकों का ट्रांसफर और संयुक्त निर्माण करने के लिए भी तैयार है, जिन्हें वो नेटो जैसे सामरिक सहयोगियों से ही शेयर करता रहा है। इसलिए हाल ही में अमेरिकी संसद की एक समिति ने भारत को नेटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी। नेटो प्लस में अमेरिका उन देशों को रखता है जो किसी सामरिक संधि से नहीं जुड़ना चाहते हैं, बल्कि निष्पक्ष रहते हुए डिफेंस पार्टनर बनना चाहते हैं। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और पीएम मोदी के US दौरे पर डील फाइनल हो सकती है। अमेरिका ने साल 2016 में भारत को एक बड़े साझेदार का दर्जा दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई अहम डील फाइनल हुई। साल 2017 डिफेंस सिक्योरिटी और कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति। एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की बड़ी डील हुई। साल 2020 ट्रंप के भारत दौरे पर 3 MOU और एक बड़ी डिफेंस डील हुई। दोनों देशों में $3 बिलियन के कई समझौते हुए। 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स और 6 अपाचे पर डील फाइनल हुई। विकास के क्रम में भारत ने आज खुद को जितना सशक्त बनाया है, ये उसी का कमाल है कि भारत ने पिछले 9 साल में अमेरिका से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर, AN/TPQ वेपन लोकेटिंग रडार। इन सभी हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट
और हथियारों में अमेरिकी हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ है। भारत के विकास का इंजन हर तरफ तेजी के साथ दौड़ रहा है। डिफेंस सेक्टर इसकी सिर्फ एक मंजिल है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच जब अमेरिका और पश्चिमी देशों की इकोनॉमी लगातार मंदी के साए में जा रही है, उस दौर में भी भारत की इकोनॉमी मजबूती के साथ खड़ी है और भारतीय शेयर बाजार का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को इस आपदा के वक्त भारत में अवसर दिख रहा है और इसी अवसर को भुनाने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए वो बेताब खड़ा है। कभी भारत की कूटनीति की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता थी, लेकिन वो कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका की पाकिस्तान से करीबी थी और रूस हर कदम पर भारत के साथ था। लेकिन 1990 के दशक में कोल्ड वॉर खत्म होते ही दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने लगा। कई ऐसी ग्लोबल घटनाएं हुई जिससे रिश्तों का पलड़ा भारत की तरफ झुका। इसमें एक वजह मजबूत होता भारत और आतंकवाद का मसला अहम है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो अमेरिका आज बाहें फैलाकर भारत के गले मिलने को बेकरार है, उसने करगिल युद्ध के दौरान इंफॉर्मेशन शेयर करने से इनकार कर दिया था। टेली सीरीज का ये एपिसोड रास्ता, स्टोरी ऑफ सॉलिडारिटी। साल 1999 कारगिल युद्ध, अमेरिका ने दिया पाकिस्तान का साथ। पाकिस्तान ने कारगिल जंग छेड़ी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया यह युद्ध तकरीबन 2 महीने चला, जिसमें हिंदुस्तान के 527 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के लगभग 1200 सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से दुश्मन को कारगिल युद्ध में परास्त किया, लेकिन उस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस उसका कमर्शियल और रणनीतिक हथियार है। अमेरिका इसकी सर्विस दूसरे देशों को देकर बड़ी रकम वसूलता है और जंग में या जासूसी करने के लिए अपने फायदे के हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। कारगिल युद्ध में भारत को अगर सही समय पर यह अमेरिकी सर्विस मिल जाती तो गाइडेड मिसाइल से हमला करके चोटी पर बैठे पाकिस्तानियों को आसानी से खदेड़ा जा सकता था। लेकिन अमेरिकी इनकार के बाद भारतीय सेना को नीचे की ओर से ऊपर की तरफ हमला करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वो समय था जब भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे नाजुक मोड़ पर थे। दोनों देशों में भरोसे की नींव कमजोर थी। उस समय दिल्ली में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। साल 2000 बिल क्लिंटन का भारत दौरा। कारगिल युद्ध के बाद यह पहली बार था जब मार्च 2000 में अमेरिका का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत दौरे पर आया था। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 5 दिन यहां और 5 घंटे की पाकिस्तान यात्रा की थी। भारत पाकिस्तान को 2 प्रतिष्ठित लोकतंत्र के रूप में पेश किया गया। पोखरण के बाद लगे कई प्रतिबंध हटा दिए गए। इसके बाद 22 सितंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिकी यात्रा पर गए। 106वीं कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ऐसा करने वाले किसी भी दूसरे देश के वो पहले नेता बने। इसके बाद तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी नवंबर 2001 और चौथी बार सितंबर 2002 में यूएन जनरल असेंबली में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे। साल 2004 केंद्र में यूपीए सरकार, अमेरिका से रिश्तों में सुधार। जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से एक ऐसे मुद्दे पर सहमति ली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये था असैन्य परमाणु समझौता। ये एक ऐसी डील थी जिसके लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया। लेकिन आखिरकार इस डील पर संसद की मोहर लगी और भारत अमेरिका रिश्तों ने नई उड़ान भरी। साल 2010 मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, बराक ओबामा का भारत दौरा। साल 2010 में बराक ओबामा
मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में दिल्ली पहुंचे और भारत आने वाले अमेरिका के छठे अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उन्होंने 26/11 हमले में मारे गए लोगों को मुंबई जाकर श्रद्धांजलि दी, भारत की संसद को संबोधित किया और पहली बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। साल 2015 केंद्र में मोदी सरकार, अमेरिका से रिश्ते नए मुकाम पर। साल 2014 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन अमेरिका से रिश्तों को मोदी सरकार में भी उतनी ही अहमियत दी गई। बराक ओबामा तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया, जिसे ओबामा ने स्वीकार किया। 26 जनवरी 2015 को वो दोबारा दिल्ली आए। रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। ओबामा के दूसरी बार भारत आने पर उस समय कई विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत सही मायनों में अब अमेरिका के लिए अहम देश बन चुका है। मार्च 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए थे। ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का 22 साल के बाद भारत दौरा था। आखिर 22 साल क्यों लगे, इसके अतीत में झांकना जरूरी है। अमेरिका ने कभी नहीं चाहा कि भारत एक एटमी ताकत बने। 1974 और 98 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए। दोनों बार अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन बिल क्लिंटन के दौरे के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते पर जमी बर्फ पिघलने का सिलसिला शुरू हुआ और ये टॉप गियर में पहुंच गया। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, आईना, कन्फ्रंटिंग द गोलियत। अठारह मई 1974, पोखरन, राजस्थान। रेगिस्तान के धोरों के बीच जोरदार धमाका होता है। 12-13 किलोटन टीएनटी की क्षमता वाले न्यूक्लियर डिवाइस में विस्फोट किया जाता है और इसी के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शुमार हो जाता है। बाकी दुनिया को हिंद के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की भनक तक नहीं लगती। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करार देती हैं, ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों P5 मेंबर्स जैसे अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन और रूस को शांत रखा जा सके। दुनिया के विरोध के बावजूद भारत के लिए परमाणु ताकत हासिल करना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में 2 न्यूक्लियर बम गिरा चुका था और दुनिया इस तबाही का अंजाम जान चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बावजूद महायुद्ध का खतरा विश्व से टला नहीं था। यूएस और यूएसएसआर प्रॉक्सी वॉर, जिसे कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, उसमें उलझे हुए थे। शीत युद्ध के साए में विश्व के बाकी देशों को लगने लगा था कि परमाणु हमले की ज्वाला से बचना तभी मुमकिन होगा जब खुद अपने पास परमाणु हथियारों का जखीरा होगा। इसी को देखते हुए साल 1949 में सोवियत यूनियन ने भी परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद उस वक्त की परमाणु संपन्न शक्तियों को ये लगने लगा कि अब बाकी देशों को परमाणु हथियारों की रेस में शामिल होने से रोक पाना मुमकिन नहीं है। साल 1968 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दुनिया परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जानती है। इस संधि में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य P5 देश शामिल थे। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण करार दिया और इस तरह पहले परमाणु परीक्षण का रास्ता साफ हुआ। साल 1978 तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक्ट पर दस्तखत किए, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को परमाणु सहायता का निर्यात बंद कर दिया। अमेरिका के प्रतिबंधों और विरोध के बावजूद भारत की परमाणु यात्रा
अब रुकने वाली नहीं थी। 11 मई 1998, पोखरन, राजस्थान। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण की घोषणा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद एक बार फिर तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. लेकिन जब यही बिल क्लिंटन मार्च 2000 में भारत दौरे पर आए तो भारत अमेरिका के रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलने लगी। भारत पर लगे प्रतिबंध हटने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के रुख में आया। क्लिंटन के इसी दौरे के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसके बाद इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भारत के रुख में बदलाव तब आया जब 18 जुलाई 2005 को तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार वॉशिंगटन में परमाणु समझौते में शामिल होने की मंशा का ऐलान किया। जून 2023। अमेरिका को इतिहास के आईने में झांकने की जरूरत है, क्योंकि आज वही अमेरिका भारत को अपना अहम रक्षा साझीदार बना चुका है और भारत के साथ रक्षा से जुड़ी तमाम तकनीक साझा करने को बेताब बैठा है। कैसे भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में गर्मजोशी का एक नया दौर तब शुरू हुआ जब 2014 में प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए और तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको वो दृश्य जरूर याद होगा जब 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। ये दुनिया की सबसे विभत्स आतंकी घटना थी। इसके बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई टेरर अटैक हुआ। 2001 से 2008 के बीच आतंकवाद को लेकर दुनिया का नजरिया बदला। अमेरिका जो खुद को आतंकवाद से अछूता समझता था और मानता था कि दहशतगर्दी पर भारत के आरोप बेवजह हैं, उसे भी एहसास हो गया कि उसका पिट्ठू पाकिस्तान कैसे आतंक की सरपरस्ती करता है। इस विचार ने अमेरिका और भारत को करीब लाने में बहुत मदद की। देखिए ये एपिसोड दुश्मन, फेडिंग फेथ। 26 नवंबर 2008, मुंबई में आतंकी हमला। मुंबई में 60 घंटे का ये वो आतंकी हमला था जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सहम गई। लश्कर के ट्रेंड आतंकियों ने होटल ताज, होटल ट्राइडेंट, सीएसटी से लेकर कई जगह खून की होली खेली। इसकी साजिश हाफिज सईद ने पाकिस्तान में ही रची। इस हमले के बाद अमेरिका ने खुद खुलासा किया कि इसकी रैकी डेविड कोलमैन हेडली ने की और उसकी हर साजिश की जानकारी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भी थी। आतंकी तहव्वुर राणा हेडली की टेरर मीटिंग्स की एक एक डिटेल जानता था। इस मीटिंग में जो टारगेट दिए गए थे उसके बारे में उसे जानकारी थी और अमेरिकी सरकार ने ही सबसे पहले भारत को यह जानकारी दी थी कि इस लिहाज से राणा भी 26/11 की साजिश में शामिल था। मुंबई में इसी हमले के बाद अमेरिका की मदद से हाफिज सईद ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ। लेकिन इस हमले के 7 साल पहले 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अल-कायदा का अटैक। आतंकवाद को लेकर अमेरिका का नजरिया 26/11 से नहीं बदला, बल्कि 9/11 अटैक के बाद उसे यह समझ में आया कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित जिस आतंकवाद की पोल दुनिया में खोलता रहा है,
जिसे पाकिस्तान का मददगार देश अमेरिका मानने से इनकार करता रहा है, उसका भुक्त भोगी वो खुद भी बन सकता है। अमेरिका ने इसको 9/11 हमले के वक्त करीब से महसूस किया, क्योंकि कम ही लोगों को ये जानकारी होगी कि ये हमला भले ही ओसामा बिन लादेन की सरपरस्ती में हुआ हो, लेकिन इसका असल में मास्टरमाइंड एक पाकिस्तानी आतंकवादी खालिद शेख मोहम्मद था। उसी ने हमले की योजना बनाई और प्लान को लेकर वो अल-कायदा के पास गया था। लेकिन दहशतगर्दी के मुद्दे पर पाकिस्तान की नकेल कसने में अमेरिका को लंबा वक्त लगा। 20 जनवरी 2017 अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती शुरू। ट्रंप प्रशासन के दौर में अमेरिका ने आतंकवाद को लंबे समय से समर्थन देते आ रहे पाकिस्तान से दूरी बना ली। 2017 में दक्षिण एशिया रणनीति में स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध पहले की तरह जारी नहीं रह सकते। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.3 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता रोक दी। उसे FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने का समर्थन किया। स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर बर्ताव नहीं सुधारता, तब तक ऐसे उपाय जारी रहेंगे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत हो रही थी और ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के मंच पर खड़े होकर PM मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को आईना दिखाया था। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म। अमेरिका ने दिया भारत का साथ। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार का ये वो फैसला था जिसने पाकिस्तान को बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने दुनिया में घूम घूम कर इसका रोना रोया। तब उसे ये उम्मीद थी कि अमेरिका 1971 की जंग और कारगिल युद्ध की तरह इस मामले में भी उसका साथ देगा। लेकिन अमेरिका ने इस बार टेररिस्तान का नहीं बल्कि भारत का साथ दिया। भारत से छल नहीं किया, दोस्ती निभाई और ये संभव हो पाया PM मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण, हिंदुस्तान की बदली हुई विदेश नीति के कारण, जिसके बरक्स में चीन से बढ़ती अमेरिका की दुश्मनी के बीच भारत उसके लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र से लेकर साउथ चाइना सी तक जरूरी है और एशिया में मिल रही चीन की चुनौती के बीच अमेरिका के लिए मजबूरी भी है। इसलिए सुपर पावर कह रहा है वेलकम मोदी। अक्टूबर 1949 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका का दौरा किया था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हेनरी S. ट्रूमैन। ये कोल्ड वॉर के शुरू होने का समय था। तब भारत ने तटस्थ रहने की कूटनीति की वकालत की। लेकिन याद रखना चाहिए कि पंडित नेहरू समाजवादी सोच रखते थे। उनका झुकाव रूस की तरफ ज्यादा था। लिहाजा तटस्थ रहने की नीति के बावजूद अमेरिका कभी खुले दिल से भारत के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया। इसीलिए आइए इस एपिसोड में देखते हैं कांटे, सीड्स ऑफ सस्पिशन। 5 नवंबर 1971, समय सुबह 11 बजे, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से आधिकारिक मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस में थी। मुलाकात का समय था। इंदिरा गांधी इंतजार कर रही थी। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन निक्सन का कहीं पता नहीं था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद निक्सन ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की दुर्दशा पर बात की।
पाक सेना के अत्याचार से तंग आकर लाखों की संख्या में भारत आने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों का मुद्दा उठाया। इंदिरा गांधी की अमेरिका यात्रा का मकसद यही था कि निक्सन अपने पिट्ठू पाकिस्तान को औकात में रहने की नसीहत दें। लेकिन निक्सन की बदसलूकी और लापरवाह रवैया भारत पाकिस्तान के तीसरे युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन गया। दिसंबर 1971 ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर एक विशाल रैली को संबोधित कर रही थी। तभी उन्हें जानकारी दी गई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों ने भारत के 9 एयरबेस पर हमला किया है। फौरन दिल्ली लौटी इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर हमले के लिए पहले से ही तैयार भारत ने ढाका पर चौतरफा हमला बोला। भारत के पलटवार से बौखलाए निक्सन ने पाकिस्तान की मदद के लिए 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए रूसी परमाणु पनडुब्बियां पहले ही पहुंच चुकी थी। अमेरिका